अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट, आज फिर मैं गुज़श्ता दिनों की तरह एक नए अंदाज की नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आपने अब तक जितना पढ़ा है और आज पढ़ेंगे सबक नंबर 4। सबक का नाम होगा इंशाइया क्या है। स्टूडेंट, सवाल को पढ़ने से पहले, जवाब देने से पहले मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आप जिस चैप्टर को पढ़ेंगे उसके अंदर 3 चीज़ों को जानना आपको बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 कि इस चैप्टर का नाम क्या है, सबक का नाम क्या है, और दूसरा है कि सबक कैसा है, खाका है, नज़म है, नाविल या अफसाना है, हिकायत है, किस्सा है, कहानी है, दास्तान, किस चीज़ से इसकी यानी किस सिंफ से है ये आपको जानना है। और नंबर 3 में इसके राइटर कौन है। तो स्टूडेंट, जानना होगा आपको इसके बारे में। इंशाइया क्या है, इंशाइया चैप्टर का नाम क्या है, इंशाइया क्या है, और ये क्या चीज़ है ये आपको जानना है कि मजमून है। क्या है ये मजमून है। और तीसरी बात यह है कि इसके लिखने वाले कौन है, इसके लिखने वाले वजीर आगा साहब है। वजीर आगा है। ये इम्तिहान में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आपको याद करना होगा। और इससे रिलेटेड जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आप ऑब्जेक्टिव वीडियो में देख सकते हैं। मुकम्मल तौर से तमाम क्वेश्चन को जवाब में दिया गया। और आप पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, वजीर आगा एक साथ नक़ाद हैं, शायर हैं और इंशाइया नगार हैं। इनकी पैदाइश 1922 के मौजूदा पाकिस्तान सरगोधा के वजीर कोट में इलाके में इनकी पैदाइश हुई है। और ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से आला तालीम हासिल करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू अदब में तंज़ व मज़ाह के मौजू पर PhD किया। गर्ज के उन्होंने बहुत सारी डिग्री हासिल की थी और बहुत अच्छे अंदाज से एक में उन्होंने तनकीद नगारी का काम भी किया, इंशाई नगारी का काम किया, और ये सबक भी इंशाई नगारी से ताल्लुक़ रखता है। आइए देखते हैं आज क्वेश्चन क्या क्या पढ़ना है, आपको कैसे इसको जवाब देना होगा। सवाल में है जिसको आप देखेंगे अपने बुक के अंदर, पेज नंबर आपका लिखा होगा, वहाँ पे इंशाइया नगार सबक के बारे में लिखा होगा पेज में। आप बताइए के बाद जो क्वेश्चन आता है मुख्तसर गुफ्तगू, जो आपके कहकशा बुक के अंदर पेज नंबर 27 यानी कि 27 पेज में होगा। सवाल में इंशाइया और मजमून में क्या फ़र्क है, इंशाइया और मजमून में क्या फ़र्क है। स्टूडेंट, इसका जवाब आप यूँ देंगे, इंशाइया और मजमून में एक बुनियादी फ़र्क है। फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि आम तौर से नसरी अदब में पेश किए जाते हैं। इंशाइया क्या होता है? अदबी नसरी अदब में पेश किए जाते हैं और तमाम बातों को मजमून के ज़ुमरे में रखा जाता है। इंशाइया मजमून की एक किस्म है, इंशाइया मजमून की एक किस्म है, लेकिन ऐसा मजमून नहीं जिस पर मुरासला होने का असर कायम हो जाए। जिस तरह रुदाद, खाका, रपोतार और सवाने हयात, मकाला और मुरासला मजमून की मुख्तलिफ शक्लें हैं, इंशाइया भी नसरी तहरीर की एक फरी शक्ल है जिसकी अपनी एक सिनफी हैसियत है। इसलिए इंशाइया को मजमून नहीं समझना चाहिए बल्कि मजमून की किस्म समझना चाहिए। मालूम हो गया कि जिस तरह और चीज़ें होती है जैसे कि खाका है और सवाने हयात है, मकाला है, उस तरह उसी जुमरे में ये भी इंशाइया भी आता है। और इंशाइया उसको हकीकत में मजमून नहीं समझना बल्कि उसकी किस्म है, उस तरह उसी अंदाज के ये क्या है, मजमून है। ये हो गए। अब आपको देखना है सवाल नंबर 2 में। सवाल नंबर 2 में इंशाइया नगार को दौरान तख्लीक कैसी आज़ादी मैसर होती है। ये क्वेश्चन अक्सर इम्तिहान में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान से सुनना होगा कि इंशाइया नगार को दौरान तख्लीक कैसी आज़ादी मैसर होती है। दौरान तख्लीक मीन्स होता है कि लिखने के पीरियड में, लिखने के वक्त में उनकी कैसी आज़ादी मिलती है। ये आपके सवाल पूछा जा रहा है, तो आप जवाब देंगे इंशाइया नगारी का फ़न तंज़ व मज़ाह के दरमियान का रास्ता है। तंज़ व मज़ाह का रास्ता है, यानी तंज अगर फराज का रास्ता अख्तियार कराता है तो इंशाइया नगार हमेशा तो मज़ाह नशेब का रास्ता देता है। इंशाइया नगारी इन दोनों के दरमियान यानी मस्तह मकाम पर है। इसलिए एक इंशाइया नगार हमेशा सतह ज़मीन पर चलता है, लेकिन उसको इस कदर आज़ादी हासिल होती है कि वह इंशाइया लिखने के दौरान कभी फराज की तरफ जाता है और कभी नशेब की तरफ झुकता है, लेकिन ऐसा वक्ती तौर पर होता है। इंशाइया नगार थोड़ी देर के बाद फराज की तरफ चला जाता है और नशेब की तरफ भी ज़रूरतन जाता है, फिर फ़ौरन अपने मकसद की तरफ लौट जाता है। ये आपने किताब के हवाले सुना। अब इसका निचोड़ यूँ समझिए कि इंशाइया नगार को कैसी आज़ादी मिलती है। स्टूडेंट, आप इम्तिहान में लिखेंगे कि इंशाइया नगार को आज़ादी ऐसी मिलती है कि जिस मौजू को लिखता है उसकी हकीकत को जहन में रखता है और कभी ऊपर की तरफ जाता है और फिर उसके बाद नीचे की तरफ आता है। ऊपर और नीचे इसको जाने का अख्तियार है। तंज़ व मज़ाह यानी कि हंसी और मजाक की बातें भी इसको करने का अख्तियार है, लेकिन लिखते लिखते फिर अपने असल मकसद की तरफ चले आते हैं। तो मालूम हुआ कि इनका असल मकसद क्या है, मजमून को लिख देना और मजमून को क़ारीन को समझाना। लेकिन इनकी अख्तियार ये रहता है कि कभी वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं और कभी नीचे
پیچھے چلے جاتے ہیں، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہمیشہ اپنے اصل مقصد پہ آ جاتے ہیں، یہی ان کو اختیار اور ان کو آزادی میسر ہوتی ہے۔ ہو گیا۔ سوال نمبر 3 دیکھتے ہیں کہ انشائیہ کا خالق کس شخص کی طرح ہوتا ہے؟ انشائیہ کا خالق یہاں کہتے ہیں، دیکھیے خالق کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا، لیکن جب بک میں آپ کو آتا ہے، کتاب میں آتا ہے تو بولیں گے لکھنے والا، لکھنے والا۔ انشائیہ کا خالق کس شخص کی طرح ہوتا ہے؟ جواب دیں گے انشائیہ کے خالق کا کام تصویر کا دوسرا رخ پیش کرنا ہے اور ہمیں عادت اور تکرار کے گھیرے سے ایک لمحے کے لیے آزادی دلاتا ہے تاکہ ہم غیر جانبدار طریقے سے زندگی کے روشن اور تاریک دونوں پہلوؤں کو بخوبی جائزہ لے سکیں۔ انشائیہ کے خالق کی مثال ایک غیر ملکی سیاح کی طرح ہے، ایک غیر ملکی سیاح کی طرح ہے کہ جس طرح ایک سیاح کو نئے ملک کے بہت سی ایسی انوکھی باتیں فوراً معلوم ہو جاتی ہیں جو اہل وطن کی نظروں سے اجل جاتی ہیں، اسی طرح ایک انشائیہ لکھنے والا زندگی کے عام مظاہر کے ان تازہ پہلوؤں کو فوراً دیکھ لیتا ہے جو زندگی میں سطحی دلچسپی کے باعث ایک عام انسان کی نظروں سے اجل جاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ یہ آپ نے سنا، اب اس کا نچوڑ یہ نکلا کہ پوچھ رہے ہیں کہ انشائیہ کا خالق کس طرح ہوتا ہے، تو جواب دیں گے کہ انشائیہ خالق ایک غیر ملکی سیاح، یعنی کہ جو لوگ ہمیشہ ایک دوسری جگہ سفر کرتے رہتے ہیں، تو جب وہ سفر میں جاتے ہیں تو کئی مقامات پہ پہنچتے ہیں، انہیں کئی طرح کا تجربہ ہوتا ہے، تو انہی طرح یہ خالق انشائیہ کا خالق بھی ہوتا ہے۔ جب یہ کسی چیز کو لکھنا شروع کرتا ہے تو اس کے آگے پیچھے یعنی تمام حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کام کو کرتا ہے، جس کی رسائی ہر انسان اور عوام کو نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک انشائیہ نگار ہی کو دیکھتا ہے کہ کہاں پر ہمیں کس انداز سے بات کرنی ہے۔ تو اس طرح معلوم ہوا کہ یہ غیر ملکی سیاح کی طرح انشائیہ نگار ہوتے ہیں۔ ہو گیا سوال نمبر 3 کا۔ اب دیکھتے ہیں سوال نمبر 4 میں، انشائیہ میں عدم تکمیل عیب ہے یا ہنر رہتا ہے؟ عیب ہے یا ہنر ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انشائیہ میں عدم تکمیل ایک ہنر ہے، بلکہ انشائیہ کی ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ انشائیہ میں موضوع کی مرکزیت تو قائم رہتی ہے، لیکن اس مرکزیت کا سہارا لے کر انشائیہ نگار بہت سی ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جن کا موضوع سے کوئی گہرا تعلق نہیں ہوتا ہے۔ انشائیہ کا حال یہ ہے کہ اس میں موضوع کے صرف انوکھے پہلوؤں کو پیش کر دیا جاتا ہے، اس کے بہت سے دوسرے پہلو تشنا اور نامکمل حالت میں رہ جاتے ہیں۔ انشائیہ نگار کا مقصد صرف اتنا رہتا ہے کہ آپ کو غور کرنے پر مجبور کر دے تاکہ آپ انشائیہ میں بکھرے ہوئے بہت سے اشارات پر غور فرمائیں۔ اسٹوڈنٹ آپ نے سنا، اب اس کا نچوڑ نکلا کہ انشائیہ میں عدم تکمیل عیب ہے یا ہنر ہے، تو بتایا جا رہا ہے کہ انشائیہ میں عدم تکمیل ایک ہنر ہے، یعنی کہ انشائیہ لکھنے والا کو اس طرح اپنے جو ذہن میں بات رکھتا ہے کہ جس کے اوپر جس موضوع پر اسے لکھنا ہوتا ہے اس انداز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کام کو کرتا ہے، اور ہو سکتا ہے کبھی کبھی اس پہلو سے آگے نکل جاتا ہے، لیکن آگے نکلنے کے ساتھ ساتھ اس کا جو اصل مقصد ہے اس کو وہ نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ پھر لوٹ کر کے اسی موضوع پر آ جاتا ہے، بلکہ اس کا تعلق جس موضوع کو لکھ رہا ہے اس سے اس کا گہرا تعلق تو نہیں ہوتا ہے، لیکن انشائیہ کا حال یہ ہے کہ اس میں موضوع کے صرف انوکھے پہلو کو پیش کرتا ہے، یعنی خاص باتوں کو پیش کرتا ہے، اور انسان کو یا عوام کو یعنی پڑھنے والے کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ آپ سوچیں کہ ہم نے کیا کہا ہے اور کس انداز کی بات ہم نے کہی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ انشائیہ نگار جو ہے ایک عوام کو اپنے اس موضوع پر سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ انشائیہ نگار کا طریقہ ہے، جو کہ یہ اس کو عیب نہیں بلکہ ہنر کہا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں سوال نمبر 5 میں، وہ مرکزی نقطہ کیا ہے جس پر انشائیہ نگار ہر بار لوٹتا ہے؟ اس کا جواب دیں گے کہ ایک انشائیہ نگار اپنے قارئین سے ایک ہموار سطح پر محو گفتگو رہتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ طنز و مزاح کا استعمال انشائیہ نگار کے لیے شجر ممنوع نہیں ہے، وہ اپنے مرکزی نقطے میں یعنی ہموار سطح سے لمحہ بھر کے لیے اوپر اور نیچے بھی جاتا ہے، تاہم وہ ہر بار اپنے مرکزی نقطے کی طرف ضرور لوٹ آتا ہے۔ دوسری طرف طنز و نگار فراز کے نقطے سے ایک دم نیچے نہیں آتا، اور مزاح نگار نشیب کے ایک نقطے سے ایک قدم اوپر نہیں جاتا، لیکن انشائیہ نگار نسبتاً آزاد ہے، وہ دونوں اطراف میں آ جا سکتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے پھر فوراً اپنے مرکزی نقطے میں یعنی ہموار سطح پر لوٹ آتا ہے۔ یہ آپ نے سنا اسٹوڈنٹ، اس کا پھر مقصد یہ ہوا، اس کا مطلب نچوڑ یہ نکلا کہ ایک جو انشائیہ نگار لکھنے والا ہوتا ہے وہ اپنے قاری کو یعنی کہ اپنے پڑھنے والے کو اس بات کو ہمیشہ رکھتا ہے کہ میں جو چیزیں لکھ رہا ہوں وہ حقیقت کی طرف ہے، لیکن تھوڑی دیر کے واسطے اس مقصد سے یعنی اس موضوع سے الگ ہٹ جاتا ہے، لیکن پھر کچھ لمحوں میں
कुछ देर में वो असल मकसद की तरफ आ जाता है। यही उनके तरीके कार लिखने का होता है। स्टूडेंट, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन रह गए। अब देखें लॉन्ग टॉप क्वेश्चन जो है, ये आपको सिर्फ एक क्वेश्चन आपको दिए, एक से दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जो आपके लिए बहुत करामत साबित होगा। तो देखिए लिखा होगा तवील सवालात के नाम से, ये लिखा होगा तफसीली गुफ्तगू के नाम से। सवाल नंबर 1 में है वजीर आगा ने इंशाइया के लिए किन बातों को जरूरी करार दिया। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त इम्तिहान में अक्सर पूछे जाते हैं कि वजीर आगा ने इंशाइया के लिए किन बातों को जरूरी करार दिया। स्टूडेंट देखिए जवाब, वजीर आगा ने अपने मजमून इंशाइया के जरिए इंशाइया के खदोखाल और हदूद मुतय्यन करने की कामयाब कोशिश की है और इंशाइया के जामे तारीफ करने से कबल उन्होंने उन दुश्वारियों का भी जिक्र किया है जो इंशाइया की तारीफ की राह में हायल हैं। चुनांचे वजीर आगा फरमाते हैं कि जिस तरह अफसाना या नाविल लवाजिमात को मारूजी अंदाज में पेश करता है, इंशाइया के लिए वह तरीक़ेकार मुमकिन नहीं है। इसलिए मजमून नगार ने इंशाइया में एक साथ कई बातों के निशानदेही किया। स्टूडेंट, आपने सुना, फिर समझिए कि इंशाइया नगार के लिए किन बातों को ज़रूरी करार दिया गया है। इंशाइया नगार को इन बातों के लिए ज़रूरी करार दिया है कि जिस मौजू पर वो लिखते हैं उस मौजू को मुकम्मल तौर से पूरा करें और अगर उनकी लिखने का अंदाज ऊपर और नीचे हो जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हकीकत यह है कि जिस मौजू को लेकर के लिखा जाए उस पर मुकम्मल तौर से बात पूरी हो जानी चाहिए और इंशाइयाकार यही असल काम करते हैं। हो गया। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 में इंशाइया में ताजगी से क्या मुराद है। इंशाइया में ताजगी से क्या मुराद है और कैसे इंशाइया का हम अंसर बनता है। इसका जवाब देखते हैं। ताजगी इंशाइया का अहम तरीन अंसर है। ताजगी इंशाइया का अहम तरीन अंसर है। ये एक ऐसी खसूसियत है कि जिसके बगैर कोई भी अदबी फ़न या पारा तरक्की के आला मदारिस तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन इंशाइया ही ऐसा सिन्फ है जिसमें ताजगी का मुजाहरा सबसे ज़्यादा है। मालूम हुआ कि इंशाइया नगार के अंदर जो ताजगी है वो असल चीज़ है कि हकीकत को जाहिर करना, हकीकत को खोल करके बयान कर देना, ये असल इंशाइया नगार की मर्जी है और इंशाइया के अंदर यही ताजगी से मुराद है कि उसकी हकीकत को जाहिर कर दी जाए ताकि आवाम उसको समझ लें। स्टूडेंट, अब देखते हैं सवाल नंबर 3 में कि इंशाइये में मज़ाह की क्या अहमियत है, वाज़ेह कीजिए। इंशाइये में मज़ाह करते हैं, हंसी मज़ाक की बातों को। इंशाइये में मज़ाह की क्या अहमियत है, वाज़ेह कीजिए। जवाब देखेंगे मज़ाह का उन्सुर इंशाइया के लिए एक असनाफ़ी खुसूसियत है, यानी मज़ाह इंशाइया के लिए लाजमी उन्सुर नहीं है, यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर मज़ाह यानी मज़ाक की बात की जाए। चुनांचे मशरक़ी अदबियात में बहुत से इंशाइये हमें ऐसे भी मिलेंगे जिनमें ख्याल उसलूब की ताजगी ही सब कुछ है और मज़ाह का उन्सुर भी नहीं है। लेकिन इंशाइया आला दर्जे का है। फिर भी ये नुक्ता काबिल गौर है कि जिस इंशाइया में तंज़ मज़ाह का उन्सुर नुमाया तौर पर होता है उस इंशाइया का मजाज ही बदल जाता है और इंशाइया नगार इंकशाफ ज़ात के अमल को छोड़कर थोड़ी देर के लिए एक मस्खरा की तरह अपना तरफ अख्तियार कर लेता है और अपना लेता है। स्टूडेंट, ये वो चीज़ें रही जो हमने आपको दिया, पर आपसे यही कहना है कि वीडियो को आपके सामने पेश किया गया, अगर आपको हमारी कोशिश काफ़ी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ये सोचते हो कि हमारे तरह आप भी और भी कोई स्टूडेंट अगर मोहताज है तो उनके पास शेयर ज़रूर करना ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। ऐसी वीडियो करके कल मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।